नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो सीटेट का एग्जाम जनवरी के लास्ट में होने वाला है, उसके नज़रिए से स्पेशली बनाया जाता है। और जीन पियाजे से सीटेट में कम से कम 2 नंबर तक बनता ही बनता है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए हम अपने जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत पर बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे की चीज़ों को बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो मनोविज्ञान है, सीटेट का जो मनोविज्ञान का विषय है, उसमें से 15 नंबर का तो जो पेडागाजी का प्रश्न आता है, लेकिन 15 नंबर का जो मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आता है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न जीन पियाजे, कोहलर और ये वाइगोस्की, चोम्स्की और अधिगम, इतने ही पॉइंट से ज्यादा प्रश्न आते हैं। कम से कम 7 से 8 प्रश्न इतने ही पॉइंट से बन जाते हैं। तो हमको सिर्फ इतने ही पॉइंट सबसे ज्यादा नजर रखना है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद अलग विषय जैसे पर्यावरण है, संस्कृत है, उन पर वीडियो बनाऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो होता है 10 से 15 मिनट का, तो आप घबराइएगा मत, जरूर देखिएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत ज्यादा जल्दी जल्दी किसी भी यूट्यूब पर तो ये मिलता ही नहीं, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब देखिए, नैतिक विकास होता है, नैतिक होती क्या है। देखिए, नैतिकता की अगर हम बात करें तो जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी भी चीज का जो भी निर्णय लेता है, वो उसको नैतिक विकास कहा जाता है, यानी कि वो उसका नैतिक विकास का प्रदर्शन करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वो उसके ही नैतिक विकास का प्रदर्शन करता है। तो अब उसमें कहा जाता है कि उसका नैतिक विकास बुरे माहौल में हुआ है, तो वही नैतिक विकास है। अपनी अंतरात्मा से किसी चीज का निर्णय देना नैतिक विकास कहलाता है। ठीक, अपने अंदर से जो बातें निकलती हैं वो नैतिक विकास का ही एक परिणाम होता है। जो भी बातें निकलती है, तो नैतिक विकास, नैतिक का मतलब समझिए, अपने अंदर आत्मा से जो कुछ भी बातें निकलती हैं किसी भी चीज पर, वो नैतिक विकास को संकेत करती है। ठीक, पहली चीज देखिए, इन्होंने एक 4 स्टेज नैतिक विकास के बताए हैं और कुछ उससे संबंधित प्रश्न है। तो अभी तो इसमें आता नहीं ब्लैक बोर्ड में, तो मैं मतलब कि अगले पेज पर उस शब्दों को जोड़ूंगा। पहले इतने चीज को देख लेते। देखिए, नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने पहली अवस्था को बताया था, इनामी इन्होंने था 1 से 5 वर्ष की अवस्था है। और इस अवस्था में इन्होंने ये बातें कही थी कि जो छोटा बच्चा होता है उसका जो व्यवहार होता है वो भौतिक परिणामों पर निर्भर करता है। ठीक, यहाँ लिखा हूँ कि सही या गलत का निर्णय भौतिक परिणामों के आधार पर किया जाता है। ठीक, अगर कोई बालक गलत करता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी ही दीवार है और उस दीवार पर बालक ने कुछ खांच दिया, तो आपने उसके माता पिता ने उसको मारा, तो अगली बार वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो डरेगा, क्यों संभावित दंड हमको मिलेगा अगर ऐसा मैं करूंगा, दीवार पर खांचूंगा। तो पहली अवस्था में नैतिकता एकदम पूरी समझिए, नैतिकता गायब ही होती है, नैतिकता होती नहीं है, उसके अंदर संभावित दंड पाने की डर लगी होती है। तो इसीलिए बालक गलत कार्य नहीं करता है। ठीक, तो पहली एनामी समझ गए, 1 से 5 वर्ष नैतिक विकास के सिद्धांत का। ठीक, दूसरी देखिए, ये जो इन्होंने जो नाम ऐसे ऐसे दिए हैं, इंग्लिश में ही जानना अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश बदलता नहीं है, हिंदी में तब विदेशों कई कई नाम हो जाते हैं। तो इंग्लिश हो जाएंगे हेटेरोनॉमी, अथॉरिटी, ठीक, पराधीनता, प्राधिकारी अवस्था। ठीक, इसको कई अवस्थाओं से देखिए, विषमांगी अवस्था, पारा, यत्न, नैतिकता, ये कई नामों से इसको जानते हैं। तो मतलब आप हेटेरोनॉमी, अथॉरिटी समझिए बस। दूसरी अवस्था हेटेरोनॉमी, अथॉरिटी। ठीक, 6 से 8 वर्ष की अवस्था। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे का व्यवहार भौतिक और बाहरी सतह द्वारा नियंत्रित होता है, स्कूल में टीचर द्वारा, घर पर परिवार द्वारा। ठीक, और पहली तो था भौतिक परिणाम था, नैतिकता गायब थी, लेकिन दूसरी स्टेज में थोड़ी बहुत आ जाती है नैतिकता, और वो भौतिक परिणाम में होता ही है और बाहरी सतह पर भी निर्भर करता है। ठीक, तो दूसरी स्टेज ये कह रही है। ठीक, अब तीसरी स्टेज और क्या है इसमें लिखा हूँ
कि नैतिकता नहीं देखिए दूसरी स्टेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नैतिकता नहीं बदली जा सकती, जीव को मारना पाप है। ये दोनों बातें प्रश्न बना हुआ है यहाँ से सीटेट के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के पेपर में। ये चीज याद रखिएगा, नैतिकता नहीं बदली जा सकती, जीव को मारना पाप है, यही ये बात। और इसके बाद जब आप चौथी स्टेज में जाएंगे तो वही बालक कहेगा कि जीव को मारना धर्म है। ठीक, जीव को मारना चौथी स्टेज में कहेगा कि धर्म है, और वो पाप नहीं कहेगा। और दूसरी चीज में नैतिकता नहीं बदली जा सकती। जैसे मैं एक बात करूं कि अगर पहले से पिकनिक का स्थान फिक्स हो गया है, पिकनिक से प्रश्न बना था ये कि पिकनिक का स्थान पहले से ही फिक्स हो गया है, अगर किसी गड़बड़ी के कारण पिकनिक का स्थान बदला नहीं जा सकता, जो है वही। अब देखिए, अगर हम लोग पिकनिक का स्थान पहले से ही फिक्स कर लिए जाने के लिए, लेकिन हम लोग का क्या, अगर कोई कारण आ जाता है, काम आ जाता है, तो उस पिकनिक का जो स्थान फिक्स किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन इस अवस्था में बालक कहता है कि नहीं, पिकनिक का स्थान बदला ही नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा, नैतिकता नहीं बदली जा सकती, यानी कि पिकनिक का स्थान बदला नहीं जा सकता। यहाँ से प्रश्न बना है, ये चीज देख लीजिएगा। ठीक, अगला चलिए, तीसरा स्टेज है हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी। ठीक, हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी पराधीनता अयोग्यता, 9 से 13 वर्ष की अवस्था। यही ना चीज, हेटेरोनोमी रेसिप्रोसिटी, हेटेरोनोमी अथॉरिटी। ठीक, बस इतना याद रखिएगा। इंग्लिश वाला पोर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण, हिंदी तो कोई नाम होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, तीसरी स्टेज में बच्चे का व्यवहार समूह द्वारा नियंत्रित होता है। अब यहाँ मतगणना पर निर्भर करने लगता है बालक का व्यवहार। अब यहाँ ये सोचा जाता है कि बालक अगर किसी भी मत पर बहुमत ज्यादा है तो वो उस बहुमत की तरफ ही बालक जाता है। तो तीसरी स्टेज में इतनी हो गई कि समूह की बातों को वो मानता है, जो बच्चे का व्यवहार समूह द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, समूह अगर कोई बात बालक गलत करता है तो समूह कहता है कि ये, समूह वाले व्यक्ति कहते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो वो उस बात को मानता है या नियंत्रित करता है। ठीक, तो ये 3 स्टेज थी। चौथी स्टेज, अब कुछ शब्द हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। ठीक, चलिए। तो चलिए दोस्त, अब हम अगले पार्ट पर आ चुके हैं, दूसरा पार्ट। और दूसरा पार्ट ये है नैतिक विकास का सिद्धांत। मैंने इसके पहले जो पार्ट था उसमें मैंने 3 स्टेज बता चुका था नैतिक विकास का सिद्धांत का, जीन पियाजे का। चौथा स्टेज है आपका ऑटोनोमी ऑफ, यानी कि स्वायत्तता या स्वतंत्रता, इसको कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि बच्चे का व्यवहार स्वयं उत्तरदायी होता है। ये 13 वर्ष से आगे की अवस्था है, ये अंतिम स्टेज है नैतिक विकास की अवस्था जीन पियाजे के सिद्धांत का। ठीक, ये 13 वर्ष से बाद की ये अवस्था, इसको कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, बच्चे का व्यवहार स्वयं, मतलब कि अब बच्चा के अंदर ये आ जाता है कि वो जो भी निर्णय देगा वो उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा, दूसरा कोई नहीं। यानी कि वो अपनी अंतरात्मा को भी पहचानने लगता है इस स्टेज में। ये चौथी स्टेज होती है नैतिक विकास का। ये नैतिक विकास इस अवस्था में मतलब कि हो जाता है बालक। ठीक, ये समझिए, बस नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है बालक का, ये समझ लीजिए बस। ठीक, चौथी स्टेज। तो ये 4 स्टेज थे नैतिक विकास के सिद्धांत के। और देखिए इसमें चौथी स्टेज में जो मैंने इससे पहले स्टेज बताया था, कौन सी स्टेज थी, दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में मैंने क्या बताया था कि जीव को मारना एक पाप था। जीव को मारना दूसरी स्टेज में बालक कह रहा था कि पाप है, लेकिन चौथी स्टेज में कहा कि जीव को मारना धर्म है। ठीक, क्योंकि उसका नैतिक विकास हो चुका है। ठीक, जरूरत पड़ने पर पिकनिक का स्थान बदला जा सकता है। दूसरी स्टेज में नहीं कह रहा था कि पिकनिक का स्थान नहीं बदला जाएगा। ठीक, कुछ भी हो जाए, पिकनिक जाना है तो जाना है, लेकिन यहाँ अगर जरूरी पड़ जाएगा तो पिकनिक का स्थान बदला जा सकता है। याद रखिएगा, नैतिकता बदली जा सकती है। ठीक, इसके मतलब चौथी स्टेज में ये समझ लीजिए कि बालक का नैतिक विकास हो जाता है, जो भी बच्चा कुचा करता है। ठीक, 13 से बाद की अवस्था है, जीन पियाजे ने ये नैतिक विकास की अवस्थाएं दी थी। ठीक, अब देखिए नैतिक विकास में कुछ शब्द इन्होंने दिया गया था। कोहलर और जीन पियाजे में अगर अंतर किया जाए तो देखिए ये कुछ शब्द इनको समझ लीजिए आप। नैतिक यथार्थता, नैतिक यथार्थता को मोरल रिलिज्म कहते हैं, मोरल रिज्म कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नैतिक यथार्थता में क्या होता है कि बालक नियम को कठोर मानता है और बड़ों की आज्ञा को पालन करता है। ठीक, चौथी स्टेज में कि जो छोटा बालक होता है, जो व्यक्ति होता है जिसका नैतिक विकास हो चुका होता है, वह नियम को कठोर मानेगा और उसका बड़ों की आज्ञा का पालन करेगा। ठीक, ये पहला है नैतिक यथार्थता। दूसरा शब्द है नैतिक दर्पण।
मोरल रीजनिंग। ठीक, इसमें क्या होता है नैतिक तर्कण में कि अब बालक क्या करता है कि अपनी समस्या को, जो उसकी समस्याएं हैं उसको तर्क कर कर उसको समाधान करता है। ठीक, यानी कि अगर कोई एक प्रश्न है उसके सामने, तो उसको सही या गलत का जो उस प्रश्न का निर्णय होता है वो नैतिक तर्कण के आधार पर करता है। ठीक, नैतिक तर्कण के आधार पर करता है, यानी कि तर्क कर कर समस्या का समाधान करना, सीधी बात में समझ लीजिए। ठीक, नैतिक सहयोग। अब क्या होता है कि नैतिक सहयोग में क्या होता है कि बालक क्या करता है कि इसका इंग्लिश है कि मोरलिटी ऑफ द कोऑपरेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, नैतिक सहयोग। इसमें क्या होता है कि बालक अपनी नैतिकता को आवश्यकता अनुसार बदल सकता है या उसमें फेरबदल कर सकता है नैतिक सहयोग में। ठीक, अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि नैतिकता बदली भी जा सकती है, तो नैतिक सहयोग में क्या होता है कि वो अपनी नैतिकता को बदल सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार, फिर वो नैतिक सहयोग आ जाता है। ठीक, अब एक चौथी है नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिलेमा। ये यहाँ से प्रश्न ये भी बना है नैतिक दुविधा वाला और नैतिक तर्कण वाला। ये मैंने खुद इस प्रश्न को देखा था एग्जाम में, तो मैंने खुद इस प्रश्न को किया था। तो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कण से प्रश्न बना है, तो याद रखिएगा। नैतिक तर्कण में समस्या का समाधान तर्क वितर्क करके बालक करता। ठीक, नैतिक दुविधा में क्या होता है कि बालक को समझ ही नहीं आता कि क्या इसका सही है और क्या गलत है, तो वही नैतिक दुविधा कहलाती है। कुछ असमंजस की स्थिति में बालक रहता है। ठीक, तो ये कुछ शब्द थे जीन पियाजे का। अब जीन पियाजे का जितने भी टॉपिक थे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, फिर नैतिक विकास का सिद्धांत, अब इनका हमने पूरा पढ़ लिया। अब सिर्फ इनका भाषा विकास का सिद्धांत बचा है, क्योंकि भाषा विकास का सिद्धांत हम चोमस्की, वाइगोस्की और जीन पियाजे, इन तीनों लोगों का हमको पढ़ना है साथ में, तभी तो समझ में आएगा कि भाषा विकास में इन तीनों वैज्ञानिकों में अंतर क्या है। तो भाषा विकास लास्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इसका बाद वाला वीडियो आएगा। तो अगर आप सुपर सीटेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जनवरी के लास्ट में है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए दोस्त, अब हम वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। अब देखिए, एक चीज क्या है कि जीन पियाजे का हमने मनोविज्ञान का जितना भी टॉपिक है पढ़ा लूंगा, 2 से 3 दिन लगेंगे, और क्या 2 से 3 दिन लगेंगे। मनोविज्ञान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम पर्यावरण पर चलेंगे, और पर्यावरण की जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको बताऊंगा। उसके बाद समझिए कि आपका सीटेट में ना एकदम पार ही हो जाएगा। ये वीडियो देखिएगा, हमारा कम से कम छोटा छोटा वीडियो रहता है, ज्यादा लंबा नहीं रहता है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।